हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी के जो भी ये क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 आपका केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी से, तो इन क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए ये मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न, काफ़ी आपके डाउट इससे क्लियर होंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है, क्या अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, या अभिक्रिया की इंथैल्पी को, या फिर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या साम्यावस्था स्थिरांक को। तो देखिए जो उत्प्रेरक यूज होते हैं, हम लोग पढ़े थे कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसमें आपने देखा था उत्प्रेरक का प्रभाव। तो ये सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को प्रभावित कर देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी आप ग्राफ भी बनाए थे कुछ इस तरीके से, याद होगा। तो जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखिए कुछ इस तरीके से चेंज होता है और ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ अगर आप रिएक्टेंट दिखाते हैं, यहाँ प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो देखिए जब कैटलिस्ट यूज होता है तो ये जो पीक है, यानी कि ये जो आपने यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ तक ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। उत्प्रेरक यूज करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके एक अलग पाथ बना करके आपको प्रोडक्ट देता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जानते रहिए कि अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को उत्प्रेरक क्या करता है, कम कर देता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया जब हो रही होती है तो ऊष्मा का अवशोषण होगा कि ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। देखिए अगर उत्प्रेरक है तो वहाँ पर ऊष्मा का न तो अवशोषण होगा और न ही उत्सर्जन, मतलब आप कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहता है। क्या कहेंगे? अपरिवर्तित। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन यहाँ दिया है, बढ़ता है घटता है, तो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। सक्रियण ऊर्जा को किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं? क्या मानक ताप पर वेग नियतांक का निर्धारण करके? देखिए यहाँ सक्रियण ऊर्जा को निर्धारण करने की बात है, तो आप जान रहे हैं कि मानक ताप पर वेग स्थिरांक निर्धारण करके तो नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि दूसरा ऑप्शन देखिए करेक्ट है, 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके आप कर सकते हैं। 2 ताप रहे, 2 अलग अलग ताप पर वेग नियतांक को निर्धारित करके आप एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ दिया है चित्र 4.1। चित्र 4.1 पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो चित्र 4.1 है कहाँ? यहाँ है। देखिए इसको जरा चित्र को देख लीजिए पहले, और इसमें सही फिर अभी चेक करेंगे हम लोग। तो इधर की तरफ तो ऊर्जा बढ़ रही है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर, और यहाँ एक्स एक्सिस पर अभिक्रिया निर्देशांक बढ़ रहा है, और यहाँ अभिक्रियक है मतलब रिएक्टेंट है, और कुछ इस तरीके से यहाँ ग्राफ खींचा गया है, आप देख रहे हैं, और यहाँ प्रोडक्ट है, और ये बीच में देखिए एनर्जी E1 E2, और ये सक्रिय संकुल, मतलब यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक अगर कोई पूछे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके ग्राफ है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखिए सही विकल्प हम लोग देखते हैं कौन सा हो सकता है। पहला देखिए अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 + E2 है,
E1 प्लस E2 है और उत्पाद अभिक्रियक से कम अस्थाई है। उत्पाद जो है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से कम स्टेबल है, कम अस्थाई है। तो आइए देखते हैं, चित्र से पता चलेगा। उत्पाद अभिक्रियक से कम अस्थाई है, एकदम सही है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर इसकी ऊर्जा जरा चेक करिए। देखिए यहाँ पर आ रही है, उत्पाद की यहाँ आ रही है, तो अधिक ऊर्जा दिखा रहा है यहाँ पर। कौन? उत्पाद। और ये अभिकारक कम ऊर्जा पर ज़्यादा अस्थाई होता है, कम ऊर्जा पर ज़्यादा स्टेबल होता है, जानते रहिए। तो ये बात तो सही हुई कि अभिकारक जो है ज़्यादा अस्थाई है। और दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी यही E1 प्लस E2, अभी तो यही बताए थे यहाँ से यहाँ तक। मतलब जितना अब अभिकारक रहेगा एनर्जी, और ये एनर्जी बैरियर जो होगा जिससे प्रोडक्ट बन जाए, यही इसी के बीच की दूरी होती है। तो इसमें तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और देख लिया जाए थोड़ा सा, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 E2 है, ये तो सही है इसमें भी। लेकिन उत्पाद अभिक्रियकों से अधिक अस्थाई है, ये तो है नहीं, क्योंकि अभी आपने यहाँ ग्राफ अभी देख ही रहे हैं। देखिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा हो रही, जिसकी ऊर्जा कम होगी वही तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ उत्पाद कहाँ होगा? तो ये तो बी ऑप्शन वैसे गया। तीसरा देखिए, अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा E1 E2 है और अभिक्रियक उत्पाद से अधिक अस्थाई है। नहीं, केवल अग्र ही होता तब सही, पश्च भी दे दिया इसलिए गलत। पश्च अभिक्रियक की सक्रियण ऊर्जा E1 है तथा उत्पाद अभिक्रियक से अस्थाई, एकदम गलत, फर्स्ट वाला वही सही था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जरा 5वां प्रश्न जरा चेक करिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, नीचे दी गई गैस प्रावस्था में प्रथम कोट की विघटन अभिक्रिया पर विचार कीजिए। ए जो है गैस है, ये विघटित होकर बी और सी में ये टूट रहा है, यानी प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखना ये है कि ए के विघटन से पूर्व तंत्र का प्रारंभिक दाब PI, मतलब इनिशियल प्रेशर था। प्रारंभिक दाब जो है वो क्या था? PI था। तो T समय के पश्चात तंत्र का दाब X बढ़ करके PT, मतलब कुछ टाइम के बाद दाब P हो जाता है। तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान। अब देखिए वैसे भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, अगर प्रेशर नहीं है, कंसंट्रेशन है, तो ये K इज इक्वल टू 2 जल्दी नहीं बनता ना इससे, 2.303 अपॉन T log बेस 10 वही ए नाट अपान 80 कह देते हैं। ए नाट अपान 80, ए नाट जगह है नहीं यहाँ, ए नाट अपान 80। अब कोई पूछे 80 क्या है, तो 80 आप बताएंगे अभिकारक की शेष बची सांद्रता, और ए नाट क्या है? ए नाट अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता। ये तो सांद्रता केस में होता है, लेकिन जब आप प्रेशर केस में लिखेंगे तब देखिए, अब विकल्प के अकॉर्डिंग आपको दे जाना है। इतना तो सब में कॉमन रहेगा ये, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इनिशियल तो ऊपर रहेगा और शेष बची मात्रा, मतलब इनिशियल में से ही आपको क्या घटाना है, ये यहाँ देखिए, हाँ, जिससे ये जो PT यहाँ कह रहा है ना, पश्चात मतलब बाद, T समय के बाद तंत्र का दाब X इकाई बढ़कर PT हो जाता है। तो वही PT हो गया, जितना दाब उतना घटा दीजिए। तो PT घटाइए, तो PT आप किस में से, हाँ देखिए PI में से आपको घटाना है PT। यहाँ तो X घटाया गया, यहाँ PT घटाया गया है, लेकिन यहाँ चेक करिए ज़रा, यहाँ पर
2 लगा दिया गया है ना, 2 लगा दिया गया है। और यहाँ भी 2pi, अच्छा 2 दिया गया है, तो यहाँ ज़रा चेक करिए, कुछ न कुछ तो होगा ही। ए के विघटन से पूर्व तंत्र का प्रारंभिक दाब pi था, प्रारंभिक तो pi है, तो pi में से ही आपको निकालना है क्या, pt। तो यहाँ वास्तव में अगर आप देखें माइनस तो होगा, लेकिन ये 2 यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। pi में से pt निकालिए, तो k = 2.303/T log base 10। pi मतलब इनिशियल प्रेशर अपान वही इनिशियल में से pt निकालना है। तो यहाँ तो 2 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ देखिए x लगा दिया गया इसलिए गलत, यहाँ देखिए प्लस कर दिया गया, माइनस करना चाहिए, प्लस है तो इसलिए गलत, यहाँ भी प्लस है इसलिए गलत, ठीक है। तो वैसे भी आपका ऑप्शन बी ही बन रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन यही बन रहा है, ठीक, यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार AE का पावर -A/RT, मतलब ये आपका वही सक्रियण ऊर्जा का वो एक्टिवेशन एनर्जी जिसे आप कहते थे, उसी के फार्मूला है। अब क्रिया दर k के बराबर है, तो ln k मतलब नेचुरल लॉग k स्थिरांक है, और 1/T के मध्य ग्राफ को निम्न विकल्पों में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए अब यहाँ अगर आपसे ग्राफ खींचने को कहा है 1/T, ठीक, 1/T के बीच और ln k के बीच, तो ln k और 1/T के बीच 1/T देखिए ये क्या है, घटेगा, क्योंकि अगर आपका ये वेग स्थिरांक बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़रा देखें, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, वो क्या होगा, वो तो घट रहा होगा, ठीक। तो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहीं घट रहा है, तो ऑप्शन यही आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां देखिए। निम्नलिखित आर्हेनियस समीकरण पर विचार कीजिए और सही विकल्प पर निशान लगाइए। ये आर्हेनियस समीकरण पर विचार कर लीजिए और इसमें से सही विकल्प को आपको चूज करना है। देखिए अब क्रिया स्थिरांक बढ़ती सक्रियण ऊर्जा और घटते ताप के साथ चरघातांक के से बढ़ता है। अब क्रिया स्थिरांक बढ़ती सक्रियण ऊर्जा और घटते ताप के साथ चरघातांक से कम होता है, यहाँ बढ़ता है दिया है। अब क्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रियण ऊर्जा और घटते ताप के साथ चरघातांक में बढ़ता है, यहाँ दिया। और लास्ट में दिया अब क्रिया दर स्थिरांक घटती, अब क्रिया दर स्थिरांक घटती सक्रियण ऊर्जा मतलब घटेगा सक्रियण ऊर्जा और बढ़ते हुए ताप के साथ चरघातांक, एकदम सही, यही चौथा। देखिए अब क्रिया की दर स्थिरांक जो है वो जब सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो बढ़ते ताप के साथ चरघातांक से बढ़ेगा, ठीक, यही सही है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या इसमें कहा जा रहा है। जिंक और तन्य HCl की अभिक्रिया में बनी हाइड्रोजन के आयतन और समय के मध्य ग्राफ चित्र 4.2 में दिया गया है, तो इसके आधार पर सही उत्तर पर निशान लगाना है। अब सही उत्तर हम लोगों को चेक करना है, इसमें से क्या हो सकता है। देखिए पहला दिया है 40 सेकंड तक औसत दर, 40 सेकंड तक औसत दर 40 सेकंड ये है, इस पे औसत दर V3 - V2। अब देखिए यहाँ पर ज़रा चेक करिए, ये V3 कह रहा है और फिर V3 से V2 ये कह रहा है, तो ये क्या संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि अभी तो शेष तब बच गया ना, यहाँ इतना बच गया। आप चेक करिए ज़रा, ये यहाँ से ये जब V3 में से आप कितना घटाएंगे, 0 घटाएं और डिवाइड कर दें कितने से, 40 से, तब 40 सेकंड तक औसत दर होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है ये थर्ड वाला ऑप्शन, ज़रा एक बार चेक करिए। देखिए 40 सेकंड तक औसत दर, V3 - 0 करेंगे तो V3 आएगा और बटे वही 40 कर देंगे, तो यही ऑप्शन आपका थर्ड वाला इसमें 8वें का करेक्ट है, और कुछ
देखना ही नहीं है। अब देखिए 9वां प्रश्न है, अभिक्रिया की कोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ नहीं देखना है अभिक्रिया की कोट के बारे में। तो अभिक्रिया की कोट एक भिन्नांक हो सकती है, ये तो सही है, भिन्नांक हो सकती है। अभिक्रिया की कोट का निर्धारण प्रयोग द्वारा होता है, एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, हम लोगों को जानना है, ये देखते रहिए। नहीं, अभिक्रिया की कोट सदैव अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रियाओं के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से योग करती है, यही गलत है और गलत को ही पूछा है, नहीं है तो यही सही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि तीसरा विकल्प इसका सही आंसर होगा, यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, अगला चेक कर लो, अभिक्रिया की कोट वेग व्यंजक के अभिक्रियकों मतलब अभिकारकों की मूलर सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर, ये भी सही है, तो गलत पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए, अभिक्रिया की दर समय व्यतीत होने के साथ कम होती जाती है। अभिक्रिया की दर, क्योंकि अभिकारकों को मतलब वही अभिक्रियकों मतलब अभिकारकों की सांद्रता कम होने लगती है। हाँ, ये तो पहला ही सही है। ठीक, पहला ही सही है। इसमें अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के दौरान हर समय एक सी रहती है, ये तो होगा नहीं। अभिक्रिया की दर ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है, आप जानते हैं। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है, ये भी गलत है। तो वही ऑप्शन यही पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया दर के लिए निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा सही है। अब देखिए इसमें हाँ ये पूछा गया है कि ये कुछ आपको एक रिएक्शन दिया गया है। अब रिएक्टेंट जितने भी हैं, देखिए इधर ये सब रिएक्टेंट है ना, तो जो 5 दिया है, अब देखिए इसके लिए सब एक बार चेक करिए। अगर इसका आपको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, वो रेट कैसे लिखेंगे, तो देखिए जान रहे हैं आप, यहाँ पर क्या लिखना होता है। यहाँ अगर दिया गया है, जैसे ये 5 दिया गया है, यहाँ 5 दिया गया है, तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट पहले कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, माइनस का लगना चाहिए। भाई वही नियम ही है ना, वही नियम है। तो यहाँ कहीं पर भी अगर आप चेक करें, ये रिएक्टेंट है ब्रोमीन, तो यहाँ तो माइनस लगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत। अब ब्रोमीन फिर से दिया है और फिर से माइनस चिन्ह नहीं लगाया है, कहीं भी नहीं लगाया है, तो ऐसे ही गलत हो गया ये भी। अब देखिए अगला चेक करते हैं हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में, कहीं यहाँ माइनस चिन्ह नहीं दिख रहा था। अब यहाँ देखिए, जैसे हाइड्रोजन के केस के लिए यहाँ लिखा है, ये ब्रोमीन आयन प्लस ये डेल्टा टी लिखा है ना, औसत यहाँ पर औसत वेग निकाला जा रहा है। तो अब कहा गया कि ब्रोमीन आयन के लिए, अगर ब्रोमीन के यहाँ 5 है, अगर हाइड्रोजन परिप्रेक्ष्य में लिख रहे थे तो 5 हाइड्रोजन का 6 है, तो कितना हो जाएगा, 5/6 होना चाहिए, यहाँ 6/5 दिया, इसलिए गलत। यहाँ 5/6 दिया है, ये तो सही है, डेल्टा H प्लस अपान डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर बन रहा है, यही बन रहा है तीसरा, 5/6, क्योंकि ब्रोमीन 5 आयन है और यहाँ 6 आयन आपके हाइड्रोजन के हैं, तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन का लिखना ही है 5/6, ये आपका सही हुआ। हाँ, एक बात ये है कि माइनस चिन्ह भी लिखना चाहिए, तो हमें लग रहा है इसका माइनस, इसका भी माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस और इसके पहले भी माइनस, तो माइनस को कैंसिल कर दिया है। ठीक, माइनस कैंसिल अगर हो जाएगा तब भी यही 5/6, 6/5 वाला नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा, ये 6 वाला भी नहीं होगा, 5/6, ये आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राफ पर ये है आपका क्वेश्चन 13वां प्रश्न, जरा देखें। अच्छा, इसमें और भी विकल्प दिया गया है, देखिए। तो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अभी इसमें अच्छा ये चेक करना है कौन कौन सा इसमें सही होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हम बताए थे आपको। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होगा? ऊष्माक्षेपी का तात्पर्य ये है कि आपको जैसे ग्राफ में केवल ये देखना है, जैसे रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट उसकी एनर्जी ज़रा देखिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, और रिएक्टेंट का ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो पहले मिल रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं रिएक्टेंट का ही लो है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है। फिर इसमें देख रहे हैं कि दोनों का बराबर ही है। तो इस हिसाब से केवल ए ही सही होना चाहिए, केवल ए, मतलब आपका यही पहला विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभिक्रिया A+2B से बन रहा C के लिए निम्नलिखित वेग नियम प्राप्त होता है। वेग आपका ये K दिया है ना, वेग इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। A की सांद्रता स्थिर रखते हुए अभिकारक B, ये अभिकारक B की सांद्रता दोगुनी करने पर, दोगुना करना है अभिकारक की सांद्रता B की। ठीक, तो वेग नियतांक का मान आपको बताना है। वेग नियतांक क्या होगा? क्या वो बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? देखिए, अगर एक को आप कांस्टेंट कर रहे हैं और दूसरे को डबल कर रहे हैं, ए को स्थिर कर दिए, तो अगर ये डबल हो रहा है तो ये के भी क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि वो उसी के समानुपात में है। तो इसका तो ऐसे ही आप कहेंगे दोगुना हो जाएगा। अगर दोगुना कर रहे हैं बी की सांद्रता, दोगुना कर रहे हैं, ए को कांस्टेंट किए हैं तो कांस्टेंट किए रहिए, जो बढ़ रहा है अगर दोगुना हो रहा है तो वो भी दोगुना होगा। तो ये इसका दूसरा ही विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, 20 तक करना है, 20 क्वेश्चन तक करना है हम लोगों को। रासायनिक अभिक्रियाओं के संघट्य सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत, यहाँ गलत बताना है ना। तो संघट्य मतलब वही टक्कर सिद्धांत, अभी तो आप लोग पढ़ेंगे, फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, दिया है कि यह अभिक्रिया करने वाले अणुओं तथा परमाणुओं की कठोर गोले मानता है और उनके संरचनात्मक गुणों पर ध्यान नहीं देता है। ठीक, ये तो बात ध्यान नहीं देता एकदम सही है। प्रभावी संघट्यों की संख्या अभिक्रिया दर निर्धारित करती है, ये भी सही है। मतलब आपके दो विकल्प सही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है ना। तो उत्पाद पर्याप्त देहली ऊर्जा प्राप्त अणुओं अथवा परमाणुओं के संघट्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं, एकदम ये गलत बात है। और जो गलत है वही यहाँ पर पूछा ही है वह, ठीक है। और संघट्य के प्रभावी होने के लिए अणुओं को पर्याप्त देहली ऊर्जा और उचित अभिविन्यास के साथ टकराना चाहिए, ये भी सही है। तो आपका इसमें विकल्प थर्ड जो है यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां प्रश्न, प्रथम कोटि अभिक्रिया ये दिया है कि 1.26 इंटू 10⁻14 सेकंड में 50% पूर्ण होती है। तो 100% पूर्ण होने में इसे कितना समय लगेगा? अब सिंपल है, अगर 50% इसको इतने समय लग रहे हैं तो 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछ रहा है यहाँ, ठीक है। समय 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो वो फार्मूला आप यूज करेंगे। ये फार्मूला देखिए, जो K इज इक्वल टू 2.303/T इंटू log बेस 10, वही A0/80 लिख दो, चाहे A/A-x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि A जो है रिएक्टेंट का प्रारंभिक सांद्रता है और x क्या है? x है आपका, देखिए यहाँ पर x क्या है जरा समझें। x क्या है जरा देखिए, x यहाँ पर आपका ये है कि
यहाँ देखिए कट गया था ये। एक्स आपका क्या है ज़रा समझिए। एक्स यहाँ पर जो था अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा ही था, है ना, फार्मूला देखे ही थे। तो एक्स वही शेष बची सांद्रता है। इसको उसी फार्मूले में रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें क्या आएगा कि ये अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। चलिए इसको हम आपको क्लास में करवाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए। यौगिक ए और बी निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अभिक्रिया करते हैं। ए बी अभिक्रिया करते हैं तो ये सी बनता है। अब इसमें कुछ डाटा दिया गया है, ज़रा समझें। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यही पूरा टेबल आपको बताएगा। तो प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है, फिर बी की प्रारंभिक सांद्रता, ए और बी की प्रारंभिक सांद्रता दिया है, और सी के बनने के प्रारंभिक दर दिया गया है। तो देखिए जब भी अगर निकालना हो किसी का, है ना, जैसे अगर आप निकाल रहे हैं बी का निकाल रहे हैं तो ए में चेक करना होता है क्या समान है। जैसे ए में देखिए 0.30 0.30, तो अब बी का निकालिए। बी का निकालेंगे 30 से कितना हो रहा है, 0.30 से 0.60 हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। बी का क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और अगर आपको निकालना हो ए का, अगर ए का निकालना हो तो जो आप देखिए बी में समान हो, बी में समान हो। अब समझो ऐसे, जो बी में क्या समान है, बी में 30 समान है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, वही डबल यहाँ भी हो रहा है ना, डबल यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ भी देखें डबल हो रहा था ये। और जब आपने अभी इसको लिया था, इसको जब आपने लिया था तब क्या हो रहा था, यहाँ भी डबल हो रहा था, और यहाँ देखिए कितना हो रहा था, 4 हो रहा था, मतलब 4 गुना हो रहा था। अब विकल्प देखकर आप चेक करिए और समझ जाएंगे। अगर बी क्या आपने निकाला था, समझिए बी क्या आपने निकाला था, तब क्या आया था, देखें बी क्या जब आप निकाले थे तो वही डबल आ रहा था ना। बी क्या फिर से देख लीजिए, जब बी का आप निकालेंगे तो ए में चेक करना होता है कि क्या समान रहेगा। तो यहाँ 2 गुना हो रहा है कि नहीं, देखिए 2 गुना हो रहा है ना ये, और यहाँ 2 गुना होगा तो यहाँ 4 गुना होता है, ये भी जानते रहिए। जो सी के बनने की जो प्रारंभिक ये दर होती है वो 4 गुना होती है। तो 2 गुना यही देखा जाता है। बी के आप देख रहे हैं 2 गुना, तो आप वही बी का पावर 2 कर देते हैं। तो ये देखिए किस विकल्प में बी के पावर 2 मिल रहा है। एक आपका इसी दूसरे में मिल रहा और कहीं मिल ही नहीं रहा, तो यही तो आपका सही हो रहा है अभी तक। लेकिन ए भी निकालिए, ज़रा ए का भी निकालिए। ए में देखिए, ए में देखना, जब ए का निकालना हो तब बी क्या देखो क्या समान है। बी का ये समान है, पहला और तीसरा, और यहाँ 2 गुना हो रहा है, लेकिन यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। जब यहाँ 2 गुना हो रहा है, यहाँ भी 2 गुना हो रहा है, तब क्या होगा, 2 गुना इसका 2 गुना उसका, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक ही बचा। लेकिन यहाँ जब आपने इसका चेक किया था बी का, तब क्या हो रहा था, यहाँ 2 गुना हो रहा था, यहाँ 4 गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, यहाँ 2 गुना, 2 से इसको जब काटते तो 2 मिला था ना। तो इस हिसाब से आपका वही करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 तक हम लोगों को देखना है। उत्प्रेरक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन नहीं है। उत्प्रेरक के लिए कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। यह अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं के समान रूप से उत्प्रेरित करता है, सही है। यह अभिक्रिया का डेल्टा जी तो कभी परिवर्तित नहीं करेगा, जानते रहिए, डेल्टा जी नहीं बदल सकता। तो इसका तो दूसरा ही हो गया और आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 19 वाला देखिए, एक छद्म प्रथम कोटि मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा अधिक जब हो जाता है, देखिए जैसे अल्प मात्रा के लिए नहीं, अधिक मात्रा में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर ये निर्भर करता है। अधिक मात्रा हो जाए, जब अभिकारक की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अभिकारक की सांद्रता अधिक हो जाए, तो उस पर डिपेंड करता है। छद्म आए तो आप अधिक जानते रहिए, अधिक याद रखे रहिए, तो दूसरा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें,
लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर कर लें, स्पष्ट दिखे सभी ग्राफ, जिससे देखिए कहा गया कि अभिक्रिया ए बी पर विचार कीजिए। अब और देखिए यही अभिकारकों, अभिक्रियकों मतलब अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों ही सांद्रता समय के साथ चर घातांक से बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता के समय के साथ परिवर्तन की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ सही व्याख्या देखिए, दोनों समय के साथ क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक, दोनों समय के साथ। तो समय के साथ देखिए, पहले तो यहाँ दिया है सांद्रता और यहाँ दिया है समय। अब अगर ए और बी कहा गया है, किसके लिए, ए और बी पर विचार कीजिए। अभिक्रियकों तथा उत्पादों दोनों की ही सांद्रता समय के साथ बदल रही है। तो ये तो हम आपको बताए थे कि जैसे अगर आप चेक करेंगे तो आपका ए से अगर बी है, कोई ऐसे ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बना, तो ए का तो क्या होगा, ए की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ए की सांद्रता घटेगी लेकिन बी की बढ़ती है ना। तो ए आपका यहाँ है तो ए की देखिए घट रही है। और यहाँ अगर आप चेक करें, पहले वाले में भी घट तो रहा, लेकिन देखिए किस तरीके से घट रहा है, ये भी देखें। पहले वाले में जरा पहले चित्र को देखिए, कुछ इस तरीके से एकाएक, यहीं पर एकाएक नहीं, बहुत स्लोवली धीरे धीरे घटेगा, है ना। तो ये फिर इसके बाद आकर के यहाँ इस तरीके से प्रोडक्ट का भी कुछ इस तरीके का दिखाया है। तो यहाँ हाफ पर आप कम से कम जा कर के एक दूसरे को क्या करें, काटे, तभी तो वही साम्यावस्था होती है। तो ये तो ग्राफ नहीं सही हुआ पहला वाला। अब दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट इसकी कंसंट्रेशन ए की घट रही है, सही है, और बी की ज़रा देखें बढ़ रही है। और यही आपका यहाँ जो बीच में काट रहा है साम्यावस्था है, ये आपका बी ही सही हो रहा है। एकाएक तो बढ़ेगा नहीं बी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। और ये यहाँ देखें ये भी सही नहीं है, तो आपका इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट है, जानते रहिए यही ग्राफ सही होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।